सत श्री अकाल ते नमस्कार मानवप्रीत जी। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन सर। नमस्कार अरुण जी। थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम। सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई और दूसरा बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया। ये एक ऐसा मौका है सर जो आपने लाखों लोगों का सपना है लेकिन कुछ ही लोग पूरा कर सकते हैं लेकिन आपने उस सपने को जिया। जीने के साथ-साथ साथ ही आपने बच्चन साहब के साथ भांगड़ा किया और इतनी अच्छी अमाउंट जीत के बहुत से लोगों को सर आपने प्रेरित धन्यवाद किया। जी, ये करिश्मे से कम नहीं था ये मौका मिलना और भगवान का आप सब लोगों का जिनकी वेल विशेस थी, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और खूब जिया मैंने इस मौके को और अभी भी वो दिल में ताज़ा है वो समा जो था और मैं चाहूँगा कि जैसे आपका ये आप ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपकी काफ़ी सपोर्ट रही है मेरे को पहले, तो आपके चैनल के थ्रू बाकी लोग भी इस प्रोसीजर के बारे में जान पाएँ और अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो मैं भगवान का शुक्रगुज़ार रहूँगा कि इस तरीके से मैं लोगों को भी आपकी तरह गाइड कर सका। थैंक यू सर। एक आप ये बताएँ कि आपकी जो केबीसी की जर्नी थी, वो किस प्रकार से स्टार्ट हुई? बिल्कुल स्टार्टिंग से कब आपने केबीसी देखना चालू किया? और आप पंजाब के जी। कौन से शहर से बिलॉन्ग करते हैं? कैसे आपकी स्टडी जर्नी रही? सब चीज़ें आप दर्शकों के साथ शेयर करें और दूसरा आप भी मेरी तरह एक बैंकर हैं कि किस प्रकार से आपने अपने बैंक के साथ आपकी स्टडी वगैरह मैनेज की? तो और दूसरा आपको जो भगवान और ईश्वर ने ये मौका दिया है, वाहेगुरु जी ने, तो उस मौके को कैसे आपने ग्रैब किया इस बार और कैसे उस अपने सपने को साकार किया? आपसे अनुरोध है कि हमारे इस दर्शकों को इस वीडियो के थ्रू बताने का थोड़ा-सा कष्ट करें। प्लीज़ मानवप्रीत जी आप। देखिए सर, पंजाब के एक बड़ा ही छोटा-सा मेरा गाँव है, खेतला, संगरूर जिले के अंदर है ये और काफ़ी रिमोट एरिया में है, वहाँ पे कुछ जो नियरेस्ट उस टाइम सीबीएसई का स्कूल था 32 किलोमीटर था। तो मैंने जो अपनी पढ़ाई की शुरू की तो वहीं से शुरुआत की और लेकिन पहले दिन का ही पढ़ने का जज़्बा था कि बचपन में भी 4 साल का हूँगा मैं कि सुबह 5:30 बस में बैठ जाते और शाम में 4:30-5 बजे वापस आते। तो वो गाँव वाले माहौल की बजाय मैंने हमेशा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया है पहले दिन से ही। और क्या था कि मैं चंडीगढ़ में था उस समय, जुलाई 2000 का वक़्त था कि जब मैंने ऐसे ही अपने बगल में एक होटल होता था जहाँ पे मैं रहता था पीजी में, तो वहाँ पे ये केबीसी का प्रोग्राम देखा। तो उसी दिन से मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसमें कभी न कभी पार्टिसिपेट करना है और उस टाइम तो आंसर भी बड़े ईज़ी पूछा करते थे क्वेश्चन भी और परहैप्स या उस टाइम मेरी ज़्यादा तैयारी होती थी। आजकल पढ़ाई वगैरह उन सब चीज़ों से थोड़ा अलग हो चुका हूँ और बिज़ी हो गया लाइफ़ में। तो लेकिन उसी दिन से सपना देखा था, फिर शुरू में तो उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, फिर धीरे-धीरे प्रोसेस चेंज होते रहे। मोबाइल फ़ोन से मैंने ट्राई किया, अलग-अलग मोबाइल फ़ोन से इन्हें जब अलाउ कर दिए 2005-8 में उस समय, 3-4 साल मैंने खूब ट्राई किया। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, फिर मैं निराश हो गया। अभी मेरा बेटा था तो कोविड के टाइम पर उसने देखा कि हाँ, पापा ये प्रोग्राम भी होता है और उस टाइम क्या था, उस टाइम पर भी मैंने अप्लाई किया था 2020 में कई सालों बाद। और उस टाइम पर भी जैसे अभी ग्राउंड ऑडिशन हुई होगी मैं दर्शकों को बताऊँगा, उस टाइम पर ऑनलाइन ऑडिशन होती थी। मैं ऑनलाइन ऑडिशन तक पहुँचा था, ऑनलाइन ही टेस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद में कोई कॉल नहीं आया इनका तो उस टाइम मेरे को थोड़ी निराशा हुई थी कि यार ये पता नहीं कैसे रहता है। और इस बार क्या था कि इस बार की जो मेरी यात्रा थी वो भी भगवान ने ही हाथ पकड़ा था कि वहाँ पे बच्चन साहब के सामने बैठने का मौका मिल गया। एक तो 25वाँ सालगिरह और दूसरा पहला ही कंटेस्टेंट था मैं, वो बड़ा मेरे को खुशी हुई। तो ऐसे था। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जी। आप भी केबीसी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, तो आपको भी काफ़ी बार जैसे केबीसी की कॉल नहीं आई, इस बार आपका सिलेक्शन हुआ, हाँ। तो आपको तब कैसा लगा? और जब आपको कॉल आया तो आप पहली बार कहाँ पे थे? तो हाँ, आप ये हमारे है दर्शकों को भी तब कि दोस्तों बताने मैं का कष्ट करें इस प्लीज़। चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि एक क्योंकि आप सब जीके में रुचि रखने वाले हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि 94 में नोबेल प्राइज़ जैसे मिला था जॉन नैश जी को इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, कहते इफ यू कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, अगर आप किसी भी चीज़ को दोबारा-दोबारा ट्राई करेंगे, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस एक्स्पोनेंशियली कम हो जाएँगे। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है 1000वें बार में जाके होगी, तो अगर आप 999 बार ट्राई करेंगे तभी 1000वें बार में 100% रिज़ल्ट आएगा, जो उससे पहले 0% था। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन जी ने भी यही कहा था कि मैंने जब उन्होंने 100 बार ट्राई किया और वो बल्ब नहीं बना पाए, तो वो कहते मैंने 100 तरीके ढूँढ लिए हैं जिनमें हम बल्ब नहीं बना सकते। तो ये नज़रिया रखिए, नज़रिया सबसे ज़रूरी है और सब चीज़ों को भूल के मेहनत कीजिए। ठीक है? क्योंकि मेरे को भी केबीसी कॉल आने के बाद में मेरी कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पा रहा था। उस टाइम इमीडिएटली फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे।
और भी जॉब भी है, सब चीज़ें हैं, बिज़ी रहता है व्यक्ति और बाकी केबीसी वाले भी आपको बहुत बिज़ी कर देंगे। मान लीजिए कुछ भी नहीं है, आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल फ्री हैं, हम अपन तो बड़े अच्छे से तैयारी करेगा, तो केबीसी वाले आपको इतना बिज़ी कर देंगे और अगर मान लीजिए आप कहेंगे दिन में चाहे 1 घंटा कॉल आएगी उनके, इससे ज़्यादा नहीं आएगी 1 घंटे से अगर एवरेज देखें शायद इससे कम ही आएगी, लेकिन वो सारा दिन आपके दिमाग में परेशानी रहेगी उस चीज़ की। और उनकी टीम्स कई-कई होती हैं, तो कई की टीम्स आपको फ़ोन करेंगी, कई बार किसी को किस तरीके से बोलने का तरीका होता है, किसी का किस तरीके से, तो आपको वो भी पेशेंस वाला टाइम रहता है, ऊपर से प्रेशर रहता है। तो साथियों अभी सारी चीज़ें छोड़ के ना आप लोग मेरा सबसे विनती है कि इससे फ्री और फेयर एग्ज़ाम बोल गया मैं, एग्ज़ाम ही कहूँगा खैर ज्ञान का जो प्रोग्राम है कहीं कहीं नहीं है, तो अपनी तैयारी करो भैया डट के, ठीक है? बाकी चीज़ें चलो आप देखते रहेंगे किस तरीके से धीरे-धीरे आप और अच्छे से कर लेंगे। बट क्या है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की अरुण भाई ने पूछा है तो उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या था कि शायद अप्रैल में नहीं, मई में इन्होंने हम लोग अप्लाई कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के लिए और एकदम से ही बेटा ही करता था मेरा या वाइफ़ थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेती थी और इनका टेलीग्राम चैनल था अरुण जी का, मैंने तो वो जॉइन भी नहीं किया था और बट वाइफ़ थी उसपे। तो क्या होता है कि कॉल आती है, हम लोग एक बेसमेंट में होते हैं किसी मॉल में लखनऊ में, वहाँ पे आईवीआर की कॉल आती है, जिसमें वो शायद 3 या 4 सवाल पूछते हैं। और वो बड़ी आवाज़ भी बड़ी कट के आ रही थी, बट समहाउ मैंने गेस करते हुए सारे सही जवाब का सही पंच किया वहाँ पर। और फिर वाइफ़ की बाय चांसली टेलीग्राम ग्रुप पर इनसे बात होती है, तो ये कहते हैं मैंने तो वो सवाल शुरू सुबह ही डाल रखे थे ग्रुप के अंदर, आपने देखे ही नहीं। तो वो भी मेरा इम्प्रॉम्प्टू ही था कि बिना सुने ही समझ भी नहीं आ रहा था, बट हिसाब सा लगा के ना थोड़ा इंटेलिजेंट गेस लगा के मैंने ठाक कर दी और सारे वो लग गए। उसके बाद मैं 23 मई को जैसे मैंने उसमें भी केबीसी के प्रोग्राम में भी बोला था, वहाँ पे मैंने डेट नहीं बताई थी, बट 23 मई को एग्ज़ैक्टली मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है, टाइम है, अगर किसी को डाउट है और मैं अस्पताल की पर्ची भी शेयर करूँगा कि सेम उसी दिन ये हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन चल रहा था और जाने से पहले ये बोल के गए थे कि आज कॉल आएगी और वही हुआ जो जब जैसे ही ऑपरेशन के बाद में मैं गया तो मैंने कहा गुड न्यूज़ है, तो इन्होंने सीधे गेस बताया कि केबीसी की कॉल आ गई और उस टाइम अदरवाइज़ बेहोशी की हालत में थे, कुछ आइडिया भी नहीं था। तो ये 23 मई का था, उन्होंने ये बोला कि 31 मई को आप आ सकते हो ऑडिशन के लिए। ये भी आईवीआर कॉल ही थी, एक और चीज़ आपको बताऊँ और मैंने कहा ठीक है भाई बराबर आएँगे 31 मई को क्लिक करना होता है, आपने ऑप्शन और आप हो जाते हो। 31 को भी सर क्या था कि लखनऊ में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तब तक और लखनऊ में मेरा सामान आना था, लगेज जो हाउसहोल्ड गुड्स होती हैं वो सारी और मेरी शाम में 8:30 की फ्लाइट थी एयर इंडिया की, एयरलाइन का भी नाम बता देता हूँ आपको, एयर इंडिया एक्सप्रेस थी। तो मेरा सामान जो आना था वो मैंने ट्रक वाले को जब ट्यूसडे को चंडीगढ़ से लोड करवाया तो मैंने बोल दिया था उन्हें कि ये किसी भी हालत में 31 क्योंकि सैटरडे था कि 30 की सुबह तक आ जाना चाहिए। आप 29 को भेजो, नहीं 30 तक आ जाना चाहिए। तो उसने फिर भी लेट करते-करते 30 के साढ़े 10 बजे मेरे को फ़ोन करता है कि सर मैं पहुँच गया। अब लखनऊ में नो एंट्री है 10 बजे के बाद में शायद, तो उसे पुलिस वालों ने रोक लिया। कहता है मैं तो शाम में आ सकता हूँ सर। मैंने कहा यार शाम में तो मेरी फ्लाइट है, मैं तो जा ही नहीं सकता, आपको रिसीव ही नहीं कर सकता। तो तब भी वो कहता है सर गरीब आदमी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरा वो किराया लग जाएगा, ये लग जाएगा। मैंने कहा भैया मैं क्या करूँ? तो उसमें भी जो मैं बोला ना कि भगवान हाथ पकड़ता है, एयरलाइन की फ्लाइट डिले होगी। 8:30 की शेड्यूल टाइम था उसका एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी। आप देख लें कि नेट पे आपने चेक करके देखें बेशक वो कोई वो नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। 30 मई को वो 1:30 बजे उड़ी। रात में 31 की मतलब अर्ली मॉर्निंग उड़ा। तो मैं सोच रहा था दिल्ली पहुँचा, 1 घंटे की लगभग फ्लाइट होगी, सामान हल्का-सा सामान था मेरे पास। तो लगेज लेके मैंने टैक्सी पकड़ी, सीधा वेन्यू पर पहुँच गया क्योंकि तब तक अरुण भाई का टेलीग्राम चैनल मैंने जॉइन कर लिया था और इनके चैनल पे इन्होंने वीडियो डाल दी थी कि भैया वहाँ पे लाइनें लग चुकी हैं। तो सीधा ही अदरवाइज़ मेरे को ये था कि दिल्ली में किसी होटल में रुक जाऊँगा, मेरा तो टाइम सुबह 6 बजे का है, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, कि आगे इंटरव्यू भी है, ये भी है, फ्रेश होके जाने का बेनिफिट है। लेकिन मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा जाके लाइन में लग गया और कई साथी थे मेरे साथ वहाँ पर, खूब मच्छरों ने काटा सारी रात, गिला-गुला भी हो रहा था बट उस टाइम कम हो रहा था, बाद में सुना है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था उस दिन ऑडिशन का थोड़ा मिसमैनेजमेंट रह गई होगी, मेबी लोकल जो तो 1 मिनट के लिए माना जी आपको रोकना चाहूँगा, इसके ऊपर ना एक जी, स्टोरी बताऊँगा आपको, कि जिस दिन दिल्ली में ऑडिशंस होने थे ना, जी, तो पहले ऐसा था कि इस बार सिर्फ़ 1000 लोगों को ही मौका मिलना था। कोई तो जब मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए कि सर जी, ऑलरेडी लाइन जी, लगना जी, शुरू हो रात गया है, में। तो हाँ, वो जब मैंने उन्होंने मेरे को पिक्स सेंड किए, तो तब के तब मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है @अरुण केबीसी उसमें डाल दिए थे मैंने।
तो तब बहुत सारे राइट लोगों जी, के राइट। मैसेज आए, "सर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी से इतनी लंबी लाइन कैसे लग सकती है?" तो काफ़ी लोगों ठीक ने है कहा जी। कि आप र्यूमर्स फैला रहे हो। लेकिन जो लोगों ने यकीन किया वो वहाँ पे पहुँचे और उन्हें मौका मिला। लेकिन तब से ही अगली सुबह से उनका कॉल आया कि सर धन्यवाद आपका कि आप हाँ, मैंने बताने भी के आपको लिए। वीडियो भेजी थी फिर उसके बाद में। हाँ, आई रिमेंबर। और फिर सर वही लोग सुबह मेरे को कह रहे थे कि सर आप सही थे, 1000 लोगों में हमें एंट्री नहीं मिल पाई देखिए क्योंकि सर, हम ये लेट हो वही गए। है कि मेरा फ्लाइट भी जैसे लेट हुआ, वो सारी चीज़ें हुई आपके सामने ही है। और क्या कहते हैं, सुबह जाके मैंने देखा वहाँ पे कि लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर ना, आई डोंट नो कैमरे पर अभी नज़र आएगा या नहीं, लोग ऐसे बाहर बैठे ना तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पर भी पढ़ रहे थे किताबें मोबाइल की लाइट्स ऑन करके। और वहाँ पर भी क्या था, एक कोई सरदार जी है, रात में उन्होंने देखा कि ऐसी लाइन लगी है, इतने लोग इकट्ठे खड़े हैं। उन्हें जो मिला ना, उन्होंने उस टाइम उसका लंगर लगा दिया। समोसे ले आए, पानी ले आए, उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, जो वो थी। तो साथ में साथी और भी थे, क्या कहते हैं, और लाइन से कुछ लोग लग गए सेवा करने, इसी टाइप से सब लोगों को बढ़िया खाना-पीना वो सारा वहाँ पर हो गया। और आई थिंक 5:30 के अराउंड एंट्री करवाई थी उन्होंने। फिर एक वहाँ पे बड़ा-सा वो था, टेंट वगैरह लगा था, वहाँ पे सभी का रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, आई थिंक मोबाइल नंबर वगैरह चेक किए। और वहाँ पे इतने स्मार्ट लोग होंगे और इतने डाउट वाले लोग भी रहेंगे कि जिनकी कल है एंट्री, वो भी आ गए आज कि हमें आज जाना है। और वो भी आपका ये उन्हें एंट्री मिलेगी नहीं, जब उन्होंने लिखा है कि 31st को है, तो फर्स्ट वालों को आने का कोई मतलब नहीं था। अपना भी टाइम वेस्ट किया और उन्होंने रश भी किया। तो चलिए, अंदर जाते हैं तो अंदर वो वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं और कई टाइप के लोग मिलते हैं, अच्छे-बुरे सब टाइप के वहाँ पे बाहर आपको। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर अपना मोबाइल दे दो, हम जाके आपको वहाँ पे एंट्री करवा देंगे। और उसमें भी साथियों 2 चीज़ें थी कि आपको मोबाइल पर व्हाट्सऐप भी आया था एक सोनी लिव से ना, कि वो देखते थे वो। और उसके बेसिस पर बाहर वाले बाउंसर आपको एंट्री देते थे, अंदर जाके आपका प्रॉपर मोबाइल चेक होता था। ये नए जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उस नंबर से उन्होंने एक फॉर्म सा देते हैं आपको। और उसके बाद में आप को अंदर एंट्री करवाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपने सीटिंग हिसाब से कर देते हैं। किसी को क्या लगता है, क्योंकि अभी ये खबर भी उड़ी हुई थी कि बॉम्बे में पिछले हफ्ते ऑडिशन हुई थी कि एक ग्रुप में से एक बंदे को ही लिया। इस टाइप से भी तो बात चल रही थी, बट वो रूमर ही थी। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मेरा 139 बैच नंबर था इसका, केबीसी का, 31 मई का। तो जो मेरे रूम में थे उसी टाइप से क्या था कि कई लोग सिलेक्ट हुए, जबकि वो कह रहे थे शुरू में लोगों को ये लग रहा था कि एक रूम से 2 ही सिलेक्ट करेंगे, बट मेरे रूम से 8 या 9 लोग सिलेक्ट हुए। और टेस्ट हुआ, 20 सवाल थे, 16 मेरे को आते थे, 4 का मैंने इंटेलिजेंट गेस किया जिसमें 2 ठीक थे। अ, 20 में से मेरे 16 एग्ज़ैक्ट सही थे, ठीक है जी? और 4 का बताता हूँ, 4 का मैंने इंटेलिजेंट गेस किया जिसमें 2 ठीक हो गए। तो मेरे टोटल 18 ठीक थे। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपके 18 क्वेश्चन सही थे, इस बार काफ़ी र्यूमर्स निकल के आ रहे थे। बहुत से लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे 19 सही थे, लेकिन फिर भी हमें सेलेक्ट नहीं किया गया ग्राउंड पीआई के लिए। तो क्या ये बात सही है? इसके ऊपर आप वो अगर क्या कुछ था, बता पाएँ कि आपके साथियों जो आपके ग्रुप में जो हाँ। लोग थे, उनके कितने-कितने मार्क्स थे, तो बड़ी आपकी कृपा होगी नहीं, सर। मेरा जो था ना कि वो क्या करते हैं कि तुरंत ले लेते हैं आपसे वो क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता ही है उस चीज़ का। और उसके बाद में आपको वेट करनी होती है रिज़ल्ट के लिए। तो आई थिंक 2 घंटे लगते हैं उसमें ना रिज़ल्ट आने में, या डेढ़ 2 घंटे इस टाइप से कुछ लगता है। तो आपस में लोग, कुछ काम तो होता नहीं है, चर्चा ही करनी होती है फिर। तो वो चर्चा में क्या निकला था कि मेरे रूम में जो सबसे ज़्यादा जिसके आए थे 19 थे, ठीक है? 19 थे, 20 में से। और जिसके सबसे कम जो सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट होने वालों की बात बता रहा हूँ, जो पहले जैसे शेयर करते हैं ना कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इस टाइप से, तो तो सर सबसे कम आपके वाले के अ, बा 15 थे, तो सर आपके बातों से ये मुझे क्लियर ठीक है? हुआ कि 15 नंबर से ऊपर वालों को भी और ये एंट्री मैं वहाँ पे जेन्युइनली प्रॉपर बता मिला। रहा हूँ आपको, क्योंकि उन लोगों को उसके आंसर्स के बारे में कुछ नहीं पता। 20 के 20 मेरे पास मैंने नोट भी कर लिए थे, मैंने अरुण जी को भी भेजे थे इन्हें। तो ये था, क्योंकि वो बड़ी ईज़िली नोट हो गए थे और बड़ी ईज़िली मैंने उन्हें भेज दिया था, तो ट्रांसफर कर दिया था अ, वहाँ पे भी था। तो सर आई होप सबको ये बात क्लियर होएगी कि 15 या 15 से ऊपर वाले हाँ, लोगों को पीआई देने का मौका मिला। इनफैक्ट मैं खुद की बात करूँ तो मेरे खुद के भी 16 बल्कि मार्क्स थे साथियों सर। मेरा एक खुद का वहम था मेरा। मेरा ये वहम था कि अगर आप ज़्यादा स्कोर करेंगे तो शायद केबीसी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? नहीं करेगा। मेरे को ये लगता था कि उन्हें ये लगेगा कि ये बंदा तो 1 करोड़ रुपया ले जाएगा। मेरा खुद को ये वहम था। वहम की बात है, मतलब इस सारे प्रोसीजर में यही सीखा है कि किसी टाइप की आप र्यूमर को मत सुनिए, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। और केबीसी के बारे में अभी थोड़ा ऑडिशन इंटरव्यू से पहले मैं सीधे स्किप करूँगा, मतलब केबीसी तो हर एक को करोड़पति बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना तैयारी के जाएँगे। इसीलिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, अभी तैयारी कीजिए।
जिस इंटरेस्ट में आपका स्ट्रांग है जीके उसमें कीजिए, बाकी जो कॉमन जीके उसमें कीजिए। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बट डेली कीजिए और करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। अभी तक 2 एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं इस समय तक, तो उसमें आप देख लें, जो मेरा 50 लाख वाला सवाल था जिस पे मैंने विथड्रॉ किया था वो भी करंट अफेयर्स था। जो मेरा 25 लाख वाला था, जो मेरा ठीक हुआ वो भी करंट अफेयर्स था। जो ब्लू मार्बल वाला था आपने देखा होगा वो भी करंट अफेयर्स था। ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है कि करंट अफेयर्स आप सुपर संदूक में भी देखिए, उसमें जो मेरा आंसर नहीं हुआ था विराट कोहली का, मैंने गलत कर दिया था, वहां पे प्रेशर में होता है कई बार, तो वो भी करंट अफेयर्स था, 2025 का था। तो साथियों करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस दो आप लोग। बाकी जो चीजें होती हैं जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें ना तो तुम्हें टाइम मिलता है, लेकिन आप क्या कहते हैं करते रहिए आप उसकी भी तैयारी। और ये था। बाकी अब इसके बाद में जैसे था कि रिटर्न का जब रिजल्ट आता है तो मेरी रूम में प्राय 6-7 लोग सिलेक्ट हुए थे, एक हरियाणा से थे भाई, और कई लोग इधर के थे, राजस्थान के। और फिर हम लोगों का वहीं पर इंटरव्यू हुआ उसी स्कूल में, पीछे कैबिन बने हुए हैं उन्होंने इस टाइप से। बॉम्बे में जिनका ऑडिशन हुआ था उन्हें शायद बस में बिठा के कहीं और लेके गए थे, प्राइवेट स्टूडियो लेके गए थे किसी में। तो वहां पे ही उन्होंने इंटरव्यू में जो जो भी आप भरते हैं उसी के बारे में पूछते हैं। और तो उसके बारे में आप बताइए आप ढंग से अपने तरीके से, और आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं आप बोल भी पाएंगे या नहीं, ये चीज चेक करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपका जी इंटरव्यू जी। कितना टाइम चला था सर? प्लीज हमारे दर्शकों को ये चीज आप देखिए क्लियर मेरे करिए को प्लीज। बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने अपने जो साथी मुझसे पहले गए थे, मैं दूसरा था इंटरव्यू देने के लिए, उनका तो मैंने नोट किया था 16 मिनट। मोबाइल बाहर रख लेते हैं, तो मेरे अंदर जाने से बाहर आके मोबाइल देखने पे परहैप्स 17 या 18 मिनट हुए। तो उसमें आप देखिए कि मैं अंदर भी गया हूँ, वहां पे जाके बैठा भी हूँ, हाय हेलो भी हुई है, माइक माइक तो बाहर सेट कर देते हैं खैर, बट माइक उन्होंने टेस्ट अंदर जाके करते हैं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो इतने 15 मिनट के हिसाब से लगा लीजिए, और लोगों की किसी की 10-12 मिनट भी हो रही थी, किसी की 20 मिनट भी हो रही थी। अभी जो साथी वहां पे पहुंचे 10 कंटेस्टेंट जो पहले राउंड में मेरे साथ में थे, तो उनका भी वेरी किया है, किसी का कितना टाइम था, किसी का कितना टाइम था। तो यहाँ से मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि दो दर्शकों में र्यूमर्स हैं कि इंटरव्यू लंबा चला तो सिलेक्शन पक्का, छोटा चला तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मेरे एक र्यूमर्स हैं। हमने अक्सर देखा है कि छोटे इंटरव्यू वालों को भी सिलेक्शन होते हैं। मानप्रीत जी ने भी देखा था, आप इनके साथ जो लोग थे उन्होंने का भी इंटरव्यू काफी कम समय चला था, कईयों का ज्यादा चला। तो ये सब देखो र्यूमर्स ये हैं दोस्तों। ये मैं बड़ा क्लियर सा, जो भी व्यक्ति इस चीज में एक्चुअल में तैयारी करना चाहता है उसको एक मेरी तरफ से सजेशन है कि र्यूमर्स आर नेवर टू बी आंसर्ड। अब आप बोलेंगे मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बताइए सर, बट ये अंग्रेजी में ही बोल सकता हूँ, और आप हिंदी में समझिए इसे ध्यान से, अपने दिल में समझिए इस चीज को। किसी भी टाइप की र्यूमर अपनी जिंदगी में, बाकी चीजों में भी आप मान के चलिए, फैक्ट्स की तरफ जाइए, फैक्ट्स ज्ञान का एग्जाम है ये, र्यूमर्स का एग्जाम नहीं है। कोई किसी किसी अफवाह में आप बिलीव मत कीजिए, फर्स्ट हैंड जहां से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप सिर्फ उन्हें बिलीव कीजिए। मैं ये कहूंगा आप लोगों को। बाकी तो सर अब एग्जैक्टली क्या देखते हैं क्या नहीं देखते वो तो नहीं मेरे को आइडिया, बट क्या कहते हैं ये जरूर है कि वेरी वेरी करता है, कुछ ऐसे नहीं है। और एंड में एक जीके के सवाल भी पूछे थे, अब ध्यान में नहीं है कितने पूछे थे एग्जैक्टली क्योंकि काफी टाइम हो गया। बट उसमें ये क्या था ना, बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं वो, कि अगर ना भी किसी बंदे को आता भी नहीं है, मेरे को 2 सवाल नहीं आते थे उनमें से, और क्योंकि एक माइथोलॉजी का था उसमें मैंने सीधा ही बता दिया सर मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं गैस मारूंगा और गैस ये है, अगर ठीक है आपको पता है, गलत है आपको पता है, वो बाई चांस ही ठीक हो गया था। बट मैंने ऑब्वियसली ये चीज बता दी थी कि मेरे को आइडिया नहीं है इसका ये है, और 2 मेरे को आते भी नहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आया, तो तब आप कहाँ पे थे? आपका पहला रिएक्शन क्या था? और आपकी फैमिली को जब बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या आपने तब भी भंगड़ा करना वहीं पे स्टार्ट कर दिया था, पर वो ही पंजाबी था बल्ले-बल्ले? कि इसके बाद में, क्योंकि मेरा ना रोल ऐसा है, मैं ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ यहाँ पर, नाबार्ड का जो ट्रेनिंग कॉलेज है, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अरुण जी से मैंने बात की थी इसके बाद में, इंटरव्यू के बाद में, मैंने कहा भाई कब आता है ये, तो कहते कुछ नहीं पता, दिसंबर तक कभी भी आ सकता है, आप अलर्ट रहिए। अब समझिए आप मेरी सिचुएशन, मेरे जैसे दिन में 2 सेशन होते हैं हाफ डे के, तो 3-4 घंटे तक तो मैं फोन पिक ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेरे को ये बड़ा था कि पता नहीं कॉल आ जाएगी और मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टचवुड एक तो इन्होंने बता दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं, वो दोबारा भी कॉल कर देंगे आपको। और सैटरडे को कॉल आई। हाँ सैटरडे था वो, उस दिन हमारा ऑफ होता है,
तो आई वाज़ एबल टू उनको आंसर कर सका था मैं। और एक चीज़ और साथियों को वैसे बताता हूँ, ट्रू कॉलर पर वो नंबर ब्लैंक आता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि ट्रू कॉलर पर कोई स्पैम नहीं आता, उसके ऊपर कुछ नहीं आता। इनका शायद ऑफ़िस का नंबर होता है या क्या सिस्टम है, वो ट्रू कॉलर पे ना उसका कुछ आता नहीं है। अगर कई साथियों को ये लगता है कि हो सकता है कोई केबीसी करके आपके साथ स्पैम भी कर दे, कुछ पता नहीं है आजकल, बट इनका जो मैंने देखा था ट्रू कॉलर पर भी कोई नंबर आ नहीं रहा था। बाकी ग्रुप में आप लोग जुड़े ही हैं, तो वहाँ पे परहैप्स कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा, सो दैट विल हेल्प यू। तो यहाँ ना सर एज़ अ बैंकर जैसे सर आप भी एक बैंकर हैं, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि केबीसी की ना स्पैम कॉलिंग कई बार काफ़ी तरीके से आती है। तो इस वजह से अगर आपको कोई भी कॉलिंग है, आपको वहम है कि वो स्पैम ना हो, जी। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, आपको बताया जाएगा कि ये नंबर सही है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। हाँ, और हाँ, दूसरा, हाँ। केबीसी टीम जो है वो किसी भी तरीके का आपसे कोई भी पैसा डिमांड नहीं करती, कोई भी ओटीपी नहीं डिमांड करती, नॉट इवन अ सिंगल पेनी वो लोग आपसे डिमांड नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा फेयर एंड जेन्युइन प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो कृपया उससे हाँ, मतलब बचकर कोई रहें। पूरे प्रोफ़ेशनल लोग हैं और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं खुद 25 लाख की जीत के आया हूँ। वो 1 करोड़पति आपको बनाना चाहते हैं, बशर्ते आप ढंग से मेहनत करके आएँ, क्योंकि उन्हें सवाल भी अपने उस हिसाब से रखने हैं। बट दे वांट टू, जैसे इस टाइप से था कि उसी टाइप से जैसे आपके इंटरेस्ट है उस तरीके से उसमें ही मुश्किल सवाल आएँगे। आप बोल दें वहाँ पे कि आपको कुकिंग अच्छी लगती है, तो आपको कुकिंग ये नहीं पूछेंगे ये कद्दू क्या है, ये क्या है? उसमें डिटेल आगे टेक्निकल चीज़ पूछेंगे कि कौन-सी कुलिनरी में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये है। तो जैसे सर बच्चन साहब कहते हैं ज्ञान का भंडार, केबीसी एक ज्ञान का भंडार है, जितना जिसको जी जो सर, जी, ज्ञानवान जितना जी, होगा, उसके लिए उतना ही ये जी। धनदार बन के ऐसा ही है साबित जी। होगा। बाकी बच्चन साहब की आपने बात की है, तो मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया का कोई भी कैमरा उनकी शख्सियत को जस्टिस नहीं करता। ठीक है, अरुण जी भी वहाँ पे गए हैं, उस हॉट सीट पर बैठे हैं और उनके सामने बैठे हैं, तो वो मेरी फैमिली थी साथ में, ये भी एग्री करेंगे, बाकी ऑडियंस तो काफ़ी है आती है वहाँ पर। मेरे को ये था कि अब एज भी है, नेचर भी है कि नेचर ने भी अपना प्रकृति के हिसाब से उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, कि परहैप्स कैमरे वगैरह की वजह से वो टीवी पे बड़े अच्छे लगते हैं, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, वो रियल में उससे भी अच्छे हैं, ये है। बिल्कुल सर, और बच्चन क्या साहब का तो एनर्जी लेवल ऐसा है और उनका ऑरा ऐसा है कि कोई भी एनर्जी आज का अगर लेवल यूथ भी बात करूँ, कोई 20 साल का बच्चा, तो वो भी उनका ऑरा नहीं, मैच आई बिल्कुल नहीं थिंक कर सो नहीं पाएँगे। कर पाएगा और इतनी मैं उम्र में। एक चीज़ देख के बड़ा खुश था कि मैं उनसे थोड़ा-सा लंबा था हाइट में। जी बिल्कुल सर। जब आप टीवी पे आए थे ना, हाँ, तो उसमें मैंने बड़ा देखा क्लियर था पता चलता है। कि जो आपका हाइट था वो बॉल है। हाँ, 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 बच्चन साहब मतलब से काफ़ी बड़ा लग रहा था। और अच्छा एक आपने जी, जी, सिर जी। पे टर्बन सजाई हुई थी। तो टर्बन और आपकी टर्बन हाँ, हाइट दोनों को मिला के आप तो बहुत बच्चन लंबे साहब लग से रहे जो है थे ना उस सर टाइम। काफ़ी हाँ, तो लंबे लग रहे थे जनाब। अच्छा सर मानवप्रीत जी, जो आपकी एक तो ना ऑटोबायोग्राफी आपने किताब लिखी थी। मुझे नहीं पता था आप इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होंगे। वो देख के इतनी हँसी आई और इतना मज़ा आया ना आपके एपिसोड में। और दूसरा जो एक आपने बच्चन साहब के साथ भांगड़ा किया, इतने बड़े सदी के महानायक हाँ को जी, हाँ अपने जी, साथ हाँ जी। नचवाना कोई मतलब छोटी बात नहीं है। आप यकीन मानो आपने वहाँ पे पूरा का पूरा पंजाबी वाइब जो है दे दिया था और इस बहुत ही मज़ा आया था इसमें ना एपिसोड सर मैं को आपको सीन देख बताता के हूँ सर। क्या था कि एक तो मेरी किताब में और भी कई पन्ने थे जो टीवी पर आए नहीं हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी बातें हुई ना, ऑडियंस भी पूरा हँस रही थी, ऑडियंस से भी इतने कॉम्प्लीमेंट आए मेरे को कि पूरा अब जो एपिसोड टेलीकास्ट होता है वो आई थिंक 45 मिनट्स तक का ही रहता है और मेरा क्या था पहला एपिसोड था, तो उसमें क्या था इन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बतानी थी। क्योंकि इस बार कई चेंजेस भी आए, मनी वृक्ष आपने देखा है नया बन गया है, ये नई ऑप्शन आई है, तो इन सब चक्करों में ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा। अदरवाइज़ जो मेरा एपिसोड अगर कहीं से मेरे को अनकट मिल जाए ना तो दैट विल बी लवली। वो इतना बढ़िया, इतनी बातें और हुई और जो बच्चन साहब को जैसे आपने देखा वो तो ना ये थोड़ा प्लस माइनस कर देते हैं शेड्यूल कोई आपका आगे या पीछे। तो मैंने तो ना जाते ही उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरे को तो पता नहीं अब पहले सवाल पे ही ना वापस हो जाऊँ, तो पहले आपके साथ भंगड़ा कर लेते हैं। तो जाते ही मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी उन्हें, जो 5 सवाल उसके खेलने के बाद में, तो वो कहते आजा भाई। तो वहाँ पे गाना भी कुछ और था, परहैप्स कॉपीराइट्स वगैरह के इश्यू की वजह से टेलीकास्ट में इनका बच्चन साहब के 2 गाने उन्होंने लगा दिए थे। अदरवाइज़ पूरा मैं सोच के गया था कि और कुछ करिए ना करिए ये ज़रूर भंगड़ा ज़रूर पा के आइए। अच्छा सर एक और बात बताइए, जो सीट का नाम है हॉट सीट यानी गरम कुर्सी, उस पे बैठ कर के जैसे मैंने तो ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी प्रेशर रहता है। ये बात मैं दर्शकों को डराने के लिए नहीं लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि वो तैयारी और भी बेटर तरीके से करके जाएँ।
तो आपको वो गरम कुर्सी पे बैठ कर के, बच्चन साहब को बैठ कर के, कैमराज़ देख कर के कैसा अरे जी, प्रेशर वो फ़ील भी हुआ मैं सर? आपको बताऊँगा, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स पता नहीं क्यों ये इससे घबराए हुए थे कि जो 2 लोगों में आपस में जल्दी फाइट होता है, ठीक है? जबकि मैं क्या समझता हूँ इसे कि पहले अगर हॉट सीट पे सीधा जाएगा बंदा तो 10 में से 1 लोग जाएगा, ठीक है? तो वो 10% चांसेस है, अगर हम मैथ की भाषा में करें 10% चांसेस सिलेक्शन के। अब 10 में से 2 जा रहे हैं जल्दी 5 में, तो 20% हो गए आपके चांसेस सिलेक्शन के, आपके सिलेक्शन के चांसेस डबल हो गए, ठीक है? उसके बाद में जल्दी 5 में 2 में से 1 जाएगा, तो 50% चांस है आपके। तो जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी 5 इंडिया चैलेंजर वीक में आया था लास्ट ईयर, बट मेरे को तो ये इतना अच्छा लगा और उसमें एक और अच्छी चीज़ क्या है, आप समझिए इस चीज़ को, जो सीरियस कंटेस्टेंट है वो बड़ा ईज़िली समझ जाएँगे। आपके 5 सवालों तक आपकी लाइफ़लाइन्स इंटैक्ट है। अगर सीधा पूछने लग जाए तो हॉट सीट पे इतना प्रेशर होता है कि आप पहले 5 सवाल में भी 100% लाइफ़लाइन ले सकते हो, चांसेस हैं वहाँ पर। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रिस्क लेके खेलेंगे, वो आप हर एक बंदे की अपनी कैपेबिलिटी होती है। मैं तो विदाउट रिस्क खेला था वहाँ पर और जहाँ पर भी मेरे को हल्का-सा कन्फ्यूज़न था और मेरे पास अगर लाइफ़लाइन अवेलेबल हो तो मैंने ली थी। तो ये था, बाकी हॉट सीट का प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन इतना बड़ा मंच है तो हॉट सीट पे पहुँच गए तो अब कुछ तो करके आना है। तो वो जल्दी बच्चन साहब इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आपको कि ज़्यादा टाइम उसमें लगता नहीं है और आप सब कुछ भूल जाते हो। दीन दुनिया का वहाँ पे सामने वही नज़र आते हैं और कोई नहीं नज़र आता। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चन साहब का ना सर एक ऑरा ही ऐसा है, बाकी क्योंकि हम जो आम घरों से लोग जाते हैं, जैसे आप और हम लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, हमें इतना ना तो कैमरा फेस करने की आदत होती है, ना ऑडियंस क्योंकि सारी की सारी स्पॉटलाइट हमारे ऊपर होती है सर। तो इस बात का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, ये चीज़ भी काफ़ी मन पे जो है प्रेशर क्रिएट करती है। लेकिन जो बच्चन साहब हैं, हाँ, जैसा आपने कहा, हाँ। काफ़ी कम्फ़र्ट फ़ील कराते हैं, जिससे हमें ऊपर कम प्रेशर फ़ील होता है सर। कैमरा फेस करने की आदत नहीं है, स्टूडियो कभी देखा नहीं है, बच्चन साहब को देखने की आदत नहीं है, तो या तो पहले एक आधी बार कभी ऑडियंस में जाए आते, मेरे को ये लगता है फिर शायद कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता। बट हम बॉम्बे तो रहते नहीं है, बॉम्बे वाले लोग तो कर सकते हैं ये चीज़, अदरवाइज़ तो ऐसे जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये था, बट ऑन द होल जो था कि बस वहाँ पे ना भूल जाता है बंदा। जैसे वो था मेरे सामने, आपने देखा होगा, बच्चन साहब ने बताया मेरे को बाद में, टीवी पर ही आई है वो चीज़ कि पहली बार हुआ है केबीसी की हिस्ट्री में कि किसी कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट को बटन दबाने भी नहीं दिया। जी ठीक सर, है? बिल्कुल, इसके लिए तो मैं पर्सनली आपके लिए क्लैप करना चाहूँगा सर, बहुत ये बढ़िया। बड़े लोगों से मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और वो क्या होता है ना, आप समझिए मेरे सामने भी जो कॉम्पिटिटर थे, मेरे साथ में सहभागी थे जो, तो वो जैसे मैंने बताया यूट्यूबर थे, मेरे को पता भी नहीं था कि वो यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर पे भी आके गेमिंग करते हैं, ठीक है? तो आप सुन सकते हैं कि गेमिंग वालों के हाथ कितनी तेज़ चलते होंगे। तो मैंने कहा भैया अब तो पै गया पंगा, ये तो, बट घबराया नहीं, उसे मैंने इंस्पिरेशन ली और इस तरीके से दबाया और देखिए जब शुरू में बच्चन साहब बोलते हैं कि आप दबा के देखिए, उसमें आई वाज़ लेट। ठीक है? उसमें मैं पीछे था, लेकिन बाद में पाँचों में मैंने आप फ़ोकस रखिए, आप रीडिंग उसकी स्क्रीन के ऊपर पूरा फ़ोकस रखिए, वो बोलेंगे भी धीरे, आप पहले स्क्रीन पे जैसे ही आ जाता है, तो तुरंत आप दबा दें और लेकिन रिस्क लेके नहीं दबाना, जब तक चारों ऑप्शन नहीं नज़र आती तब तक मत दबाइएगा। और स्क्रीन पर भी दोनों अंग्रेज़ी, हिंदी में रहता है, जिस भी भाषा में आपको कंफर्टेबल है, मेरे को इंग्लिश में था, तो उसके ऊपर ही अपनी नज़र टिकाइए क्योंकि ऊपर-नीचे रहता है वो, इंग्लिश, हिंदी का। तो इंग्लिश आती है, तो अंग्रेज़ी आती है, तो अंग्रेज़ी की तरफ रखिए, हिंदी आती है, तो हिंदी की तरफ फ़ोकस रखिए और बस दूसरा हाथ राइट हैंड अपना बज़र पर दबाएँ और तुरंत दबा दें। ये जी, बिल्कुल सर। सर, अक्सर ना दर्शकों को ये भी मन में कई बार वहम रहता है कि जिनकी स्टोरी है, वो इमोशनल होती है या जिनकी स्टोरी में वाक़ई कुछ दुःख-दर्द छिपे होते हैं, उनको ही बुलाया जाता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हाँ, हमारे हाँ, हफ़्ते हाँ, में हाँ। बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी एज़ सच कोई स्टोरी नहीं थी, वो भी आम घरों की तरह ही लोग थे, जैसे हम और मानवप्रीत जी हैं। तो ये वहम है उनका एक मेयर ह्यूमर है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में हुँ। अपना-अपना स्ट्रगल होता है, अपना-अपना कुछ फ़नी चीज़ें होती हैं, इमोशनल भी होती हैं। हर एक बंदे की लाइफ में अलग टाइप का स्ट्रगल है। आप उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन पे, फ़ॉर्म में, वही चीज़ ऐसा मैटर कुछ करती है भी आपकी नहीं इस है, रिएक्शन को लेके। वो क्या कहते हैं, केबीसी तो बल्कि चाहता है कि सर आप लोग फन करें, एन्जॉय करें, लोगों को हँसाएँ, कहते रोना-धोना ही नहीं होता हमेशा। और इस साथ ही एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको, 10 लोग थे हम, 10 कंटेस्टेंट थे, उनमें से 3 के घर पे वीडियो बनी थी, वीडियो शूटिंग, ठीक है? 2 दिल्ली से थे, 1 मुंबई से थे, या तो परहैप्स वो दिल्ली में मतलब स्टूडियो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी या क्या होगा, या ख़ैर थोड़ा-सा उनका दिल्ली वालों का तो दोनों का मेरे को पता है कि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड का भी इश्यू था, वो टीवी पर आ भी चुका है ऑलरेडी, जैसे कल विजयानंद जी ने खेला था, अभी वो कशिश आ रही है, अच्छे दोनों बड़े अच्छे कंटेस्टेंट हैं।
बट दोनों की लाइफ में विजयकांत जी का तो पता लग ही गया कि ट्रेजेडी थी, इनका एक्सीडेंट हुआ इस टाइप से और ऐसे था, तो उनकी शूटिंग हुई। और जो तीसरे कंटेस्टेंट हैं वो हॉट सीट पर आ ही नहीं पाए, जिनके घर पे वीडियो हुई थी। तो मैं जैसे शुरू में ये समझता था कि जिनके घर में वीडियो हुई है तो उन्हें तो शायद पक्का लेके ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आप आराम से जाओ, और जैसे पहले दिन जाते हैं ना, आपको 10 लोगों को नंबर वाइज अरेंज करते हैं, 1 टू लेके 10 तक आपको दे देते हैं। तो मेरा 10 नंबर था उसमें। तो मैंने कहा यार, एक बार तो ये लगता है कि यार मेरे को तो लेंगे ही नहीं, कि कुछ है ये तो गड़बड़, क्या है? 10 ना तो अल्फाबेटिकली 10 नंबर बनता था, ना किसी और तरीके से। मैंने कहा ये तो लीस्ट प्रेफर्ड इन्होंने रख दिया। लेकिन वो हुआ क्या, मेरे को सबसे बढ़िया सीट मिली। जहाँ से बच्चन साहब की एंट्री करते हैं वहीं पर मेरे को सीट मिली, और सबसे पहले ही नंबर लग गया, देखो आपके सामने तो। जी सर, जैसा आपने हाँ, कहा ना आपका 10 नंबर नहीं, उसको आप अगर जीरो उल्टा वन करेंगे देख। ना तो वो 01 बनेगा। तो 01 का मतलब पहला नंबर। इसी प्रकार जैसे आपका 10 नंबर था, वैसे मेरा 5वां नंबर था। तो जैसे मैं राइट, तीसरे दिन राइट। आया, हमारे वीक में 10 और 3 13 मिड वीक चैलेंजेस भी थे। तो हाँ, मैं हाँ, तीसरे दिन वो वहाँ पे आया सर। तो मेरा 5वां नंबर था, हालाँकि मैं हाँ, 5वें बार में ही वहाँ पे आया। हाँ तो जी, हाँ ख़ैर ये जी। तो एक जोक्स तो हाँ, ख़ैर ये तो एक जोक्स था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो केबीसी की सिलेक्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल फेयर एंड फाइन प्रोसेस है। ये किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि वो अपने जानने वालों को, चाहने वालों को बुलाएँगे। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आप यकीन मानिए, इस तरीके का कोई स्टोरी का किए पर्टिकुलर जाते हैं। लेन-देन या ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आप उस चीज़ को कैसे स्क्रीन पे बाकियों से अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। कोई दुखदाई घटना की ज़रूरत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होते जी, हैं जो बाकियों से अलग करते हैं या उसे कैसे अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं फ़ॉर्म में, पीआई में, सिर्फ़ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। देखो, लाखों की भीड़ में अगर आपको अलग दिखना है ना, तो आपको कुछ अलग करके दिखाना होगा। ये मैटर नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, तो ही आपको बुलाएँगे। ये एक र्यूमर है दोस्तों, आप इस र्यूमर को ठीक है। निकाल दीजिए मन से और यकीन मानिए, ये बिल्कुल एक फ़ेयर प्रोसेस है। हम भी आपकी तरह ही एक आम घर के लोग हैं, बार-बार इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिमोरलाइज़ेशन ना हो और आप बड़े अच्छे तरीके और से प्रिपेयर ये करते भी ना रहें। अरुण जी, सॉरी मैं आपको टोक रहा था, इसमें रोक रहा था 2 सेकंड के लिए। अरुण जी की सपोर्ट रही है थ्रू आउट, पता नहीं मैंने पहले मेंशन किया है या नहीं की है। और एक अगर जैसे जैसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये देते हैं ना, तो उससे आपका क्या होता है, कई सारे डाउट होते हैं तो वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम में मैं भी आप लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखो, किस्मत तो भगवान ने लिखी होती है, वो तो नहीं कुछ कर सकते, बट आप मेहनत जरूर कीजिए, सबके सब डट के मेहनत कीजिए। तो एंड पे मानवप्रीत जी, आपका पहले तो बहुत-बहुत तहे दिल से थैंक धन्यवाद यू। कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे और बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद। एक आपसे बात कहना चाहूँगा एंड पे कि एक जो आपने वहाँ पे लोगों ने आपकी बहुत सी जी, चीज़ें जी। देखी, जो आपने लंगर सेवा का बताया था ना कि आप संगरूर में वो लंगर सेवा करते हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है जो सर आप कर रहे हैं। अगर हमें भी वहाँ पे आने का मौका मिला तो एक बार ज़रूर देख के जाएँगे, वो क्या आप क्या चीज़ करते हो। डेफ़िनिटली वो बहुत इंस्पायरिंग चीज़ थी। और दूसरा आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे को कई लोगों ने कहा कि सर आप हमें पेड गाइडेंस दे दीजिए, नोट्स वगैरह दे दीजिए। तो वो चीज़ जो दोस्तों, अगर आप एक्चुअल में मुझे कुछ पे करना चाहते हैं, तो जो आपके पास कोई गौशाला है, जैसे मानवप्रीत जी ने बताया कि इन्होंने बहुत वहाँ पे सुकून दान मिलता है पुण्य जी, बड़ी करते हैं, बड़ी वैसा आप कोई नेक चीज़ बात की कीजिए, है उससे आपने। आपको लिटरली सुकून मिलेगा दोस्तों। ये चीज़ ऐसी चीज़ें होती जी, हैं जिससे जी, आपको सुकून भी मिलता है और ईश्वर ज़रूर भी जी। लिटरली आपके दिल से हेल्प करता है अगर आप ऐसा ਸਤਿ कुछ ਸ਼੍ਰੀ करते हैं। ਅਕਾਲ ਜੀ, बहुत-बहुत धन्यवाद ਸਤਿ मानवप्रीत ਸ਼੍ਰੀ जी, ਅਕਾਲ बहुत-बहुत ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। धन्यवाद। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।